चलिए, स्वागत है बच्चों फिर से हमारे चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे रेस्पायरेशन। आज का टॉपिक अपना क्या रहेगा? तो आज का टॉपिक रहेगा रेस्पायरेशन, है ना। ये रेस्पायरेशन क्या होता है? तो रेस्पायरेशन कहने का मतलब होता है इट इज द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द ऑब्टेन्ड फूड। जो भी भोजन हमने प्राप्त किया, उस भोजन से किस प्रकार से एनर्जी रिलीज की जाएगी, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेस्पायरेशन। इसको हिंदी में श्वसन कहते हैं। यानी कि जो भोजन प्राप्त किया गया, उस प्राप्त किए गए भोजन से एनर्जी यानी कि ऊर्जा रिलीज करवाने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ विच मॉलिक्यूल? इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ ग्लूकोज। रेस्पायरेशन यानी कि श्वसन, ये प्रक्रिया हमेशा ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ही, ग्लूकोज अणु से ही शुरू होती है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। पहला स्टेप जो होता है रेस्पायरेशन का, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मतलब हो गया ग्लूकोज और लाइसिस मींस ब्रेकिंग डाउन। यानी कि पहला स्टेप में ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, और ये प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में। द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पायरेशन इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। और यह होगा किस स्टेप में? यह होगा कहां पे? तो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। क्योंकि ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है, तो तोड़ के दो अणु में, दो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है, और दोनों मॉलिक्यूल होते हैं पायरुवेट के, है ना। यानी कि ग्लूकोज को तोड़ करके क्या बनाया गया? दो पायरुवेट, और साथ ही साथ दो ATP भी जनरेट होता है। पायरुवेट का फॉर्मूला होता है C3H4O3, है ना। अब इसके बाद इस पायरुवेट का भविष्य, इस पायरुवेट का फेट डिपेंड करता है ऑक्सीजन के ऊपर, कि भाई ऑक्सीजन प्रेजेंट है, O2 प्रेजेंट है, या फिर ऑक्सीजन एब्सेंट है। ठीक है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो अगला स्टेप होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उस प्रकार के श्वसन को, उस प्रकार के रेस्पायरेशन को हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है। एरोबिक रेस्पायरेशन कहां पे होगा? तो एरोबिक रेस्पायरेशन हमेशा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहां पे ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर करेगा और इसको ब्रेक किया जाता है, और यू कैन से कंप्लीटली ऑक्सीडाइज किया जाता है CO2 और H2O में, और साथ ही साथ रिलीज होती है 36 ATP। ठीक है। और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट रहा तो अगला स्टेप जो होना है वो भी होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। यानी कि अगर ऑक्सीजन एब्सेंट रहा ना, तो ये पायरुवेट कभी भी किसी भी हालत में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जाएगा, और उसका अगला स्टेप भी, लास्ट स्टेप भी साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है। और ये हमें पढ़ना है, ये हमें जानना है दो में। एक जानना है ईस्ट नाम के ऑर्गेनिज्म में, और एक जानना है मसल्स में। ठीक है। ये मसल्स किसी भी एनिमल का हो सकता है, ये मसल्स हमारा भी हो सकता है। तो ईस्ट में अगर बात करें, तो ईस्ट में अगर एनारोबिक रिस्पायरेशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में रिस्पायरेशन हो रहा है, तो वहां पे ईस्ट के अंदर इस पायरुवेट को ईस्ट के साइटोप्लाज्म में ही कन्वर्ट कर दिया जाएगा इथेनॉल में, और साथ ही साथ रिलीज होगी CO2। इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, है ना। मसल्स के अंदर, अगर मसल्स के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो सका, यानी कि ऑक्सीजन पूर्ण रूप में प्रेजेंट नहीं है, आंशिक रूप से प्रेजेंट है, या फिर पूरा ऑक्सीजन नहीं जा रहा, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है? तो वैसे कंडीशन में मसल्स के अंदर इस पायरुवेट को, यानी कि मसल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर इस पायरुवेट को कन्वर्ट किया जाता है लैक्टिक एसिड में। ठीक है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है C3H6O3। ठीक है। ये है टोटल समरी रेस्पायरेशन का। यानी कि रेस्पायरेशन टोटल इतना ही स्टेप है। ये टोटल समरी हो गया रेस्पायरेशन का। इसके अलावा रेस्पायरेशन में बाबू कुछ नहीं होता। यही होता है रेस्पायरेशन में। या तो एरोबिक होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, या तो एनारोबिक, जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। ठीक है। तो यही समरी में हम लोग सब कुछ समझ सकते हैं कि अगर एरोबिक रेस्पायरेशन होना है तो ग्लूकोज से शुरू होगा, पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस होगा जो साइटोप्लाज्म में होगा। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब हो गया ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, जिसमें
ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को तोड़ करके 2 पायरुवेट बनाया जाता है साइटोप्लाज्म में, जहां पे 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इस स्टेप को अगर समझा जाए, यहाँ पे अगर इसके फॉर्मूला को देखते हैं हम लोग, तो ग्लूकोज यहाँ पे कार्बन की संख्या है 6, यहाँ पे एक पायरुवेट में 3 कार्बन है, तो 2 पायरुवेट में हो गया 3 टू जा 6 कार्बन। ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 टू जा 6। लेकिन अगर हाइड्रोजन का बात किया जाए तो हाइड्रोजन यहाँ पे है 12, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या है एक पायरुवेट में 4, तो 2 पायरुवेट में हो गया 4 टू जा 8। ठीक है, कहाँ 12 और यहाँ है टोटल 8, यानी कि 4 हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है बाबू। और हाइड्रोजन का लॉस केमिस्ट्री के हिसाब से, केमिस्ट्री अनुसार क्या कहलाता है, केमिस्ट्री के हिसाब से कहलाता है ऑक्सीडेशन। सॉरी, है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, हाइड्रोजन का रिलीज, ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस इज एन ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ग्लूकोज का, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर के वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है, इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन अगर बात करते हैं हम लोग एनारोबिक रिस्पायरेशन का, जिसे हम लोग फर्मेंटेशन भी कहते हैं। ठीक है, एनारोबिक रिस्पायरेशन का दूसरा नाम क्या है, फर्मेंटेशन। तो अगर फर्मेंटेशन ईस्ट के अंदर चल रहा है तो ईस्ट के अंदर भी वही स्टेप होता है। शुरुआत होती है ग्लूकोज से, पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, जहां पे पायरुवेट बना, और ये पायरुवेट ईस्ट के साइटोप्लाज्म में ही कन्वर्ट किया जाता है इथेनॉल में, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, और साथ ही साथ CO2 फॉर्म करता है। अगर फर्मेंटेशन हमारे मसल्स में चल रहा हो तो हमारे मसल्स के साइटोप्लाज्म में बन जाता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब बात यह रहा कि हमारे मसल्स में एरोबिक भी होता है और हमारे मसल्स में एनारोबिक रिस्पायरेशन भी होता है। कब होगा एरोबिक, कब होगा एनारोबिक, जब हम लोग नॉर्मल वर्कआउट कर रहे होते हैं, नॉर्मल काम कर रहे होते हैं, अपनी क्षमता के हिसाब से काम कर रहे होते हैं, तब हमारे मसल्स में कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर रहता है, और जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर रहता है उसके हिसाब से वो एरोबिक रिस्पायरेशन कर रहा होता है, यानी कि नॉर्मल फंक्शन के दौरान एरोबिक रिस्पायरेशन होता है हमारे मसल्स में। लेकिन अगर हम लोग ज्यादा वर्कआउट करते हैं, विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, अपने हद से ज्यादा काम करते हैं, हद का मतलब हो गया जितना हम पर डे काम कर रहे हैं उससे अगर एक्स्ट्रा काम किया जाए, तो उस हद से ज्यादा काम करने के दौरान हमारे मसल्स में जो जमा ऑक्सीजन होता है वो हो जाता है खत्म, और तुरंत इंस्टेंटली ऑक्सीजन का सप्लाई, सफिशिएंट ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, जब सफिशिएंट ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता है तो हमारे मसल्स को पूर्ण रूपेण ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, और उस कंडीशन में मसल्स ये करने लगता है एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि फर्मेंटेशन, और हमारे मसल्स में बनने शुरू हो जाते हैं लैक्टिक एसिड, जो हमारे मसल्स में ही कहीं ना कहीं डिपॉजिट होकर के रह जाता है, जमा होकर के रह जाता है। और जब मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगे, लैक्टिक एसिड जमा होने लगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं मसल्स क्रैम्प। मसल्स क्रैम्प में क्या होता है, तो मसल्स क्रैम्प में जमा हो गया, जिससे मसल्स में अकड़न हो जाती है, दर्द होने लगता है। अगर बैठ गए तो उठने में दर्द, और उठ गए तो बैठने में दर्द, हाथ ऊपर उठा लिए तो उठाने में दर्द, और हाथ नीचे झुका लिए तो झुकाने में दर्द। ठीक है, इस प्रकार से मसल्स जब जब मूव करेगा तब तब वो दर्द, वो पीड़ा का एहसास होता है मसल्स क्रैम्प के दौरान। मसल्स क्रैम्प को दूर करने का सबसे आसान सा तरीका होता है, आप फिर से वर्कआउट करना शुरू कर दो, फिर से वही काम करना शुरू कर दो, फिर से अपने आप वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, और हमारा मसल्स को एहसास होने लगेगा कि फिर से ये एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर दिया भैया, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर करके रखिए और एरोबिक रिस्पिरेशन कीजिए। लेकिन चलिए, वो अगर नहीं कर पाते तो हम लोग मसाज करवा सकते हैं, हम लोग हॉट वाटर बाथ ले सकते हैं। इन तीनों कंडीशन में क्या होता है, तो हमारे मसल्स में ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाता है, और जिस लैक्टिक एसिड को वहां से डिकम्पोज कर दिया जाता है, वहां से हटा दिया जाता है, और मसल्स क्रैम्प हो जाता है दूर। तो ये था समरी रेस्पिरेशन का। ठीक है, इसी समरी में हम लोग एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस भी देख सकते हैं। क्या डिफरेंस है, तो ये एक होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में। इसका फाइनल स्टेप जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसका फाइनल स्टेप कहाँ पे होता है, तो साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें फाइनल क्या बनता है, जिसमें बनता है CO2+H2, और इसमें फाइनली क्या बनता है, तो या तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, या तो इथेनॉल प्लस CO2 का फॉर्मेशन होता है। और अगर बात किया जाए टोटल एनर्जी की, तो एरोबिक रिस्पिरेशन में टोटल कितना हो जाता है, 36 यहाँ पे और +2 यहाँ पे, यानी कि टोटल 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पिरेशन। अगर एनारोबिक का बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ
2 ATP का ही फॉर्मेशन हो रहा था, वो भी कहाँ पे, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान। ठीक है, तो ये हो गया बाबू समरी टोटल रिस्पायरेशन का। यहाँ से बहुत प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हर प्रकार का क्वेश्चन का आंसर आपको इसी चार्ट में मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद रेस्पायरेशन में अगर कुछ रह जाता है तो एरोबिक रिस्पायरेशन होने के लिए इस माइटोकॉन्ड्रिया तक, हमारे सेल तक किस प्रकार से ऑक्सीजन पहुंचाया जाएगा, बस यही जानना रह जाता है। ठीक है, तो आगे की वीडियो में कभी हम लोग देखेंगे वो कि किस प्रकार से प्लांट में, किस प्रकार से एनिमल में, किस प्रकार से ह्यूमन बीइंग में वो प्रोसेस होता है। ठीक है, तो जो प्रोसेस है ऑक्सीजन पहुंचाने का, उसको हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं या एक्सटर्नल रिस्पायरेशन बोलते हैं, और इस स्टेप को हम लोग सेलुलर रिस्पायरेशन बोलते हैं या फिर सिंपली रिस्पायरेशन बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और बात करेंगे एक्सटर्नल रिस्पायरेशन का, इंटरनल रिस्पायरेशन का, एरोबिक रिस्पायरेशन का, एरोबिक रिस्पायरेशन का, ब्रीदिंग का, ब्रीदिंग के मैकेनिज्म का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। देयर आर सो मेनी टॉपिक्स which we have to study in the later on। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे। शब खैर।